तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले तथागत बुद्ध को त्रिवार नमन करने के बाद हम आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस उद्देश्य के लिए करने की सोची थी। क्योंकि भारतीय घटना के शिल्पकार बाबा साहब को ये जानकारी हो गई थी कि भारत में एक ऐसे पक्ष की स्थापना करने की ज़रूरत है जो संविधान के उद्देश्य को पूर्ति कर सके। और संविधान के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने के बारे में घोषणा की थी नागपुर के अंदर में। जब धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था उस वक्त उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अस्तित्व अब रहेगा कि नहीं रहेगा, और आप अभी राजनीति करने वाले हैं कि नहीं हैं, और राजनीति करेंगे तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो इन सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सदस्य नहीं रहूँगा क्योंकि मैं बौद्ध हो गया हूँ, अब मेरा दायरा व्यापक हो गया है। अब मैं बौद्ध धम्म को स्वीकार करने के बाद में मैं मिशनरी हो जाऊँगा। मिशनरी होने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैं राजनीति से संन्यास लेने वाला हूँ। मैं राजनीति से संन्यास लेने वाला नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भाग लूँगा। तो एक सवाल ये भी था कि ये धर्मांतरण होने के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का क्या होगा। तो उनका ये सवाल था, हो सकता है कि वो कायम रहे, मतलब रहे, या नया पक्ष स्थापित होने तक वो अस्तित्व में रहे, लेकिन मैं बौद्ध धम्म में आने के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सदस्य नहीं रहूंगा। रिपब्लिकन पार्टी स्थापन करने के बारे में आपने सोचा है क्या क्या? तो उनका आंसर था कि हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा है और मैंने ठान लिया है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी को तैयार करूँगा। उस पार्टी की घटना भी मैंने तैयार की है और उसका जो प्रीम्बल्स है, ये प्रीम्बल्स स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, इन तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित है। और ये इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में जो विधेयक आएंगे उस विधेयक को इसी प्रीम्बल्स के अंदर में तोला जाएगा और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। हमें इस पक्ष के अंदर में कनखर नेतृत्व, कनखर यानी बहुत अच्छे नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। और इस पक्ष का जो स्वरूप होगा वो बहुत बड़ा, व्यापक होगा। मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के पक्ष में जो लोग खड़े होना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, वो सभी लोग इसमें एंट्री पा सकते हैं। और जो इसके विरोध में रहेंगे उनको इसमें एंट्री नहीं रहेगी। मतलब साफ स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना संविधान के उद्देश्य प्रिम्बल्स को पूरा करने के लिए करना चाह रहे थे। और बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लिए उन्होंने पार्टी के लिए थी। उनको पता था कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र का मतलब है कि लोक कल्याण के लिए
लोक कल्याण के लिए साधनों का निर्माण करना, लोक कल्याण के लिए। और लोक कल्याण के लिए किस प्रकार के साधनों का निर्माण करना है? लोगों की आर्थिक और सामाजिक जीवन के अंदर में क्रांतिकारी बदल घड़ाने के लिए, क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए रक्तविहीन क्रांति का मार्ग अपनाना, और मार्ग अपनाकर इस प्रकार की शासन पद्धति का निर्माण करना ही लोकशाही है। रक्तविहीन क्रांति, वो क्रांति करना चाह रहे थे, रक्तविहीन, शांति से क्रांति करना चाह रहे थे, नियमानुसार क्रांति करना चाह रहे थे। और लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, अगर कोई समाज के अंदर में दबा है, कुचला, उसकी सामाजिक स्थिति ऊपर आए, कोई किसी के साथ में छुआछूत नहीं करे, द्वेषभाव नहीं करे, जाति व्यवस्था का पालन नहीं करे, उनके साथ एक मानव का व्यवहार करे, एक सामाजिक स्थिति को बहुत अच्छा बनाना, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक करना, सबकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, मतलब देश के प्रत्येक नागरिक का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छे उद्योग धंधे लगे, इनकम बढ़े और बहुत खुशहाली निर्माण हो। और इन सब बातों के अंदर में एक बात महत्वपूर्ण है, वो है रक्तविहीन क्रांति, खूनी क्रांति नहीं, रक्तविहीन क्रांति, ऐसी क्रांति शांति के मार्ग पर, ताकि वो एक समझा सके कि शांति के मार्ग से ही उन्नति हो सकती, क्योंकि पूरा तथागत का तत्वज्ञान उन्होंने अपना लिया था। तथागत का तत्वज्ञान सम्राट अशोक ने अपनाया था, और उनके सामने पूरा दृष्टिकोण था कि सम्राट अशोक ने पूरे जम्बूद्वीप पर शासन किया था, बहुत बड़े क्षेत्र में। अब तो भारत के तब से अशोका के बाद में करीबन 10-12 टुकड़े हो चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि इतने बड़े क्षेत्र पर सम्राट अशोक शासन करता था, और करीबन 31% के आसपास जीडीपी थी सम्राट अशोक की। तो बाबा साहब के सामने ये सारी चीज़ें थी, सारा दृष्टिकोण था कि वो एक भारत के बारे में एक ऐसा सपना देखते थे कि भारत को किस प्रकार का समृद्धिशाली भारत बनाना है। उनको पता था कि अगर समाज व्यवस्था ये विषम रहेगी तो लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। विषमतावादी अगर तत्वज्ञान कायम रहा, जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, या धर्म के आधारित एक दूसरे की पीड़ित करना है, ये अगर भारत के लोग आपस में इस प्रकार के चीज़ों में उलझते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। लोकतंत्र की स्थापना के लिए उसका माहौल बनाना पड़ेगा, वैसा एक माहौल निर्माण करने पड़ेगा, और उस माहौल को निर्माण करने के लिए वैसी विचारधारा का निर्माण करना पड़ेगा। और वैसी विचारधारा को प्रश्रय देने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का सपना देखा था कि वो चीज़ों के लिए बढ़ाने के लिए काम आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करेगी। तो बाबा साहब ये मानते थे कि वर्ग संघर्ष जो है ये लोकशाही के लिए घातक है। वर्ग संघर्ष, एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ रहा है, एक दूसरे को हराना चाहता है, एक दूसरे का बुरा चाहता है, तो ये बुराई की जो भावना है लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि लोकतंत्र का जो ढांचा है, वो नींव है, ये विन विन पर आधारित होता है। विन विन यानी कि मैं दूसरे के बारे में अच्छा सोचता, वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचे, तो एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचना, और एक दूसरे के प्रोग्रेस में सहयोग करना, और एक दूसरे के साथ बुराई नहीं करना, एक दूसरे को धोखा नहीं देना, एक दूसरे के साथ अच्छा ही करना। तो ये विश्वास का संबंध, ये जो विश्वास का संबंध है, नैतिकता का संबंध है, ये लोकतंत्र के मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा वो मानते थे। दुनिया का उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने देखा कि लोकतंत्र का जो मूल रूप से अपयश का कारण क्या रहा। अपयश का कारण अधिकतर देखने में आया कि सामाजिक विषमता, और एक वर्ग का दूसरे वर्ग के अंदर में लड़ाई झगड़ा, भेद और असमानता मतलब असमानता, किसी को खाने को ही नहीं मिल रहा और किसी के पास अनाप शनाप दौलत है। कोई मतलब ये इस प्रकार की जो असमानता है, आर्थिक रूप से भयंकर तरीके से असमानता है, सामाजिक रूप से असमानता है, अवसर की असमानता है, तो ये सारी चीज़ें अगर बढ़ती है
तो लोकतंत्र स्थिर नहीं हो सकता। लोकतंत्र को स्थिर करने के लिए असमानता की दूरी मिटना चाहिए। मतलब सबको आवश्यक जो चीज़ें हैं, एक जो एक मानव का जीने का स्टैंडर्ड है, लाइफ है, ये बढ़ना चाहिए और उसको आवश्यक चीज़ें मिलना चाहिए। अगर ये मिलती है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो शाही के यानी लोकतंत्र के यश के लिए बहुत ज़रूरी है एक मजबूत विपक्ष का होना। वे मानते थे कि एक मजबूत विपक्ष का होना चाहिए, क्योंकि हम एकदम से ये नहीं कह सकते किसी को कि आप एकदम से एक ही दिन में सुधर जाओ। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई आदमी का अपना लालच होगा, अपना स्वार्थ होगा और उस स्वार्थ को लेकर वो सत्ता में आएगा। और सत्ता में आके हो सकता है कि वो पार्टी, वो नेता संविधान के विरोध में, लोकतंत्र के विरोध में काम करने लगे। तो वो काम करने से रोकने का काम कौन करेगा? वो करेगा मजबूत विपक्ष। मजबूत विपक्ष की बहुत ऐसी भूमिका रहती है कि अगर पक्ष, सत्ताधारी जो पार्टी है, जो सत्ता के अंदर में है, अगर ये संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, ये उस व्यवस्था को, लोकतंत्र की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए या उसको प्रोग्रेस करने के लिए काम नहीं कर रही है, तो विपक्ष का काम होता है कि वो अपने मत को संसद के अंदर में बढ़िया ढंग से उठाए और जनता के सामने उस बात को ले जाए कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इसको यहाँ पर सही करने की ज़रूरत है। तो एक इस प्रकार के एक बहुत ताकतवर विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। जब तक विपक्ष ताकतवर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अगर सत्ता पक्ष और जो विपक्ष के नाम से वो भी सत्ता पक्ष के साथ में घुल मिल जाए और वो संविधान विरोधी काम करने लगे, तो क्या होगा कि काम करने से लोकतंत्र को खतरा निर्माण हो जाएगा और लोकतंत्र का जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस रुक जाएगा। इसलिए संविधान के सपोर्ट में खड़े होने वाला एक विपक्ष की भी ज़रूरत है। या तो संविधान के पक्ष में खड़े हो, या वो जो सत्ता पक्ष है वो संविधान के अनुसार पूर्णतः काम करे, उसकी भावना को समझ के काम करे और लोकतंत्र को प्रोग्रेस करने के लिए काम करे। अगर सही ढंग से सत्ता पक्ष काम करता है तो उसके लिए विपक्ष की जो भूमिका है वो उसको सपोर्ट करने की होनी चाहिए। लेकिन अगर सत्ता पक्ष गलत दिशा में जाता है, गलत डायरेक्शन में जाता है, तो उसकी जो भूमिका है वो भूमिका कैसी होनी चाहिए? वो भूमिका अपना मत प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए और एक खंबीर यानी बोलेंगे एक ताकतवर, दृढ़ निश्चय वाली होनी चाहिए कि नहीं, संविधान के अनुसार ही काम होगा और इसके लिए विपक्ष को अड़ जाना चाहिए। इस प्रकार का विपक्ष अगर है तो एक लोकतंत्र का जो ढांचा है ये और मजबूत होगा और इसलिए इसमें मजबूत विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका लोकतंत्र के अंदर में मानी जाती है और ये कायम रहना बहुत जरूरी। और लोकतंत्र के यश के लिए ये भी और ज़रूरी है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब इसका अर्थ है कि कानून में सभी समान हो। ऐसा नहीं कि उसका दुरुपयोग करे कि सत्ता पक्ष गया और सत्ता पक्ष फिर वो न्यायपालिका का दुरुपयोग करने लग जाए या कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करने लग जाए और पता चले कि अनैतिक नियम बनाना शुरू करे, संविधान के विरोध में कानून बनाना शुरू करे और वहाँ पे ऐसा पता चले कि वो कानून भी लागू हो रहा है और उसके विरोध में जा नहीं रहे हैं, ना कोई आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के सामने इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान हैं, ये भावना सभी के अंदर में आनी चाहिए। लोकतंत्र को बहुत अच्छा रखने के लिए और ज़रूरी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं है तो क्या होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को लोग मानेंगे नहीं, मॉरलिटी नहीं है। पता चला कि न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में निर्णय दे रही है, कुछ भी व्याख्या कर रही, अगर मॉरलिटी नहीं है। अगर मॉरलिटी है तो उसके सपोर्ट में काम करेगी और मॉरलिटी नहीं है तो उसके अगेंस्ट में काम करेगी। मंत्रिमंडल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर मॉरलिटी नहीं है तो अगेंस्ट में काम करेगा और वो समझेगा कि वही हम ही सब राजा है, हमको चुनाव कर दिया है जनता ने, अब तो हम यहाँ के राजा बन गए। तो राजा बनने के लिए नहीं है, यह प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व, लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों के आप प्रतिनिधित्व हो। जो शासन के अंदर में जो नेता है वो एक तरीके से लोक प्रतिनिधि है। लोक प्रतिनिधि किस लिए है? क्योंकि
वंश परंपरा के अनुसार जो राजेशाही चल रही थी, राजेशाही में क्या होता था कि राजा एक हुकुमशाह होता था, वो हुक्म दे देता था। तो कोई भी कहता था कि हुकुम साहब, हुकुम मतलब हुकुम, यानी आपको सवाल जवाब नहीं करना है कि उन्होंने राजा ने सही बोला या गलत बोला। तो हुकुम मतलब राजा ने हुकुम दिया कि आदेश का पालन करना। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा है क्या? नहीं, लोकतंत्र में राजा हुकुम नहीं दे सकता है, राजा है ही नहीं कोई। यहाँ तो पंत प्रधान होता है, राष्ट्रपति होता है, पंत प्रधान के साथ मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को गाइडेंस करने के लिए एक विशेषज्ञ मंडल होता है, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के नियमानुसार सबको काम करना होता है। तो यह तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए है कि हुकुमशाही नहीं रहे, वो राज्यशाही को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ख़त्म क्यों करना है? क्योंकि लोकशाही का निर्माण करना है। अगर लोकशाही का निर्माण नहीं करेंगे, लोकतंत्र का निर्माण नहीं करेंगे, तो लोगों का सम्मान नहीं होगा। फिर राजा ने जैसा बोला वैसा होगा। फिर पता चला कि राजा एक निरकुश टाइप की भावना हो जाएगी। तो निरकुश भावना मतलब मैंने जो कहा वो सही है, उसका भले ही वो गलत है तो भी अहंकार वाली भावना आ जाएगी, और अहंकार वाली भावना कभी भी अच्छी भावना नहीं होती, प्रोग्रेसिव भावना नहीं होती। और इसीलिए एक लिखित में संविधान बनाया, और ऐसा लौचिक बनाया, इतना बढ़िया बनाया बाबा साहब ने कि उसको लिखते वक्त उनके दिमाग में ये बात रहती थी, और सारी चीज़ों को, सारी एक एक आर्टिकल को डिबेट और डिस्कशन हुआ है, डिबेट और डिस्कशन होकर उसको निर्माण किया गया। तो हुकुमशाही को, राज्यशाही को नष्ट करना और लोकशाही की स्थापना करना, इसके लिए ये राज्य घटना यानी संविधान की निर्मित हुई। इसलिए इसके प्रति जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, सभी जो पूरे अंग है, जो संविधान के जो पूरे अंग है, जिस अंगों पे संविधान टिका है, सबकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है, और सबको इसका पालन करना जरूरी है। संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें है कि बहुसंख्यक, जिसकी बहुसंख्या ज़्यादा और जो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित असुरक्षित नहीं समझे, इसके लिए विशेष प्रावधानों का भी उसमें उल्लेख किया है, चाहे भाषाई के आधार पे हो, चाहे क्षेत्र के आधार पे। जिस प्रकार की भी जो अल्पसंख्यक है, जो भी अल्पसंख्यक की व्याख्या संविधान के अंदर में दी है, उस अल्पसंख्यकों को संविधान का एक प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन होके उनको भी लगे कि हमारा भी लोकतंत्र के अंदर में पूर्ण भूमिका है। ये भी बात संविधान के अंदर महत्वपूर्ण है, और वो जो बात है बाबा साहब ने उसमें रखी है। बाबा साहब बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे, और उनका ये मानना था कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो ये जो समाज की जो व्यवस्था है, ये मॉरलिटी वाली होनी चाहिए। और मॉरलिटी वाली कब हो सकती है? मॉरलिटी वाली तब हो सकती है जब वो एक दूसरे का आदर करें। और एक दूसरे का आदर कब करेंगे? एक दूसरे की आदर वो तब करेंगे जब इनके अंदर से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, लिंग भेद, ये सारी जो दुर्भावनाएं हैं, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, एक दूसरे को गलत ढंग से, गलत नीति से, गलत दृष्टिकोण से प्रताड़ित करना, ये सारी जब गलत भावना जाएगी और उसके स्थान पर अच्छाई की भावना आएगी, एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, एक दूसरे के प्रोग्रेस के लिए मदद करना, एक अच्छी मॉरलिटी वाली जब समाज रचना तैयार हो जाएगी, समाज व्यवस्था तैयार हो जाएगी, तो वो व्यवस्था ही लोकतंत्र के लिए समृद्धशाली होगी। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि उस राजा के क्षेत्र में तो दिन में भी ताले नहीं लगते थे, मतलब खुले रहते थे, यानी चोरों का डर ही नहीं रहता था। इसका मतलब कि वहाँ पे लोगों को ये पता था कि यहाँ कोई चोर है नहीं और हमारी कोई चीज़ें ले नहीं जाएगा। तो एक प्रकार से एक मॉरलिटी का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि मॉरलिटी वाला समाज, एक नैतिकवान समाज की संरचना या स्थापना देश के अंदर हो जाती है, तो लोकतंत्र का विकास बहुत बड़े पैमाने पर होगा, ऐसा बाबा साहब का मानना था। और इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि लोकतंत्र के स्थापना के लिए एक आवश्यक चीज़ है, बात है, वो है कि विवेक की, यानी एक पब्लिक कॉन्शियसनेस, एक पब्लिक जो है एक विचारवान होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए सही और गलत क्या है। तो विवेकवान पब्लिक का निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक विवेकमान है, बुद्धिमान है, तो वो समझेगी कि हमारा नेता कैसा हो, किस प्रकार का हो, क्या हो, पार्टी किस प्रकार रन करे, किस प्रकार लोकतंत्र चले, तो उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर लोग अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, विवेकी नहीं है,
वो जागृत नहीं है, होश वाले नहीं हैं। उनको पता ही नहीं सही और गलत क्या है, तो वो तो बोलेंगे ठीक है भैया, एक पौवा मिला उसी को वोट दे दो, एक साड़ी मिली उसी को वोट दे दो। किसी ने कोई बोल दिया कि हम यहाँ पे ऐसा बना देंगे उसके लिए, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोकतंत्र के लिए, ये 5 साल के लिए हमारा ऊपर शासन करने के लिए व्यक्ति जा रहा है, ये यहाँ हमारा नेता बन के ये जा रहा है, तो इसको क्या हम 100 रुपये में वोट बेच दें, साड़ी के लिए वोट बेच दें, किसी मंदिर के नाम से वोट बेच दें, या किसी दारू के नाम से वोट दें? नहीं, वो विवेकवान हो जाएगा, वो समझेगा कि ये वहाँ जाके क्या काम करने वाला है, वो या नैतिकवान है कि नहीं है, पब्लिक के लिए काम करने वाला है कि नहीं है। मतलब वो नैतिकवान अगर आदमी बन जाएगा, होश वाला अगर आदमी बन जाएगा, तो अपने वोट को सही तरीके से वो उपयोग करेगा, और सही तरीके से उपयोग करके क्या करेगा कि लोकतंत्र के लिए बड़ा आधार स्तंभ बनेगा। तो पब्लिक बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस चीज़ के लिए प्रतिबंध है कि 19 के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ में ही कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। वो प्रतिबंध ऐसे है कि दंगा भड़काने के हिसाब से नहीं कर सकते हैं बातचीत, या अंधविश्वास फैलाने के हिसाब से बातचीत नहीं कर सकते, या बगैर उद्देश्यपूर्वक अशांति फैलाने या कुछ भी अनर्गल तरीके से अपने वक्तव्य मीडिया के अंदर नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ जो मॉरलिटी है महत्वपूर्ण, वो मॉरलिटी है। मॉरलिटी क्यों है? क्योंकि पब्लिक विवेकवान बने, बुद्धिवान बने और अच्छी बने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पब्लिक कॉन्शियसनेस होना, पब्लिक का कॉन्शियसनेस होना, पब्लिक का विवेकवान होना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे बाबा साहब मानते। क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि भाई राज्य घटना, ये संविधान तो बन गया, अब हमारी कोई काम की क्या ज़रूरत है, अब तो वो संविधान संभालते रहेगा सब कुछ, अब संविधान के विरोध में कुछ कौन क्या करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी काम की शुरुआत हुई है, तथा बाबा साहब ये कहते हैं कि अभी काम की शुरुआत हुई, संविधान बनने से काम नहीं चलेगा। संविधान को अमल करना, लागू करना बड़ा काम है। संविधान लिख लिया तो नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं, संविधान को लागू करना बड़ा काम है। और संविधान को लागू करने का कारण ये है कि आपका काम अभी शुरू होता है, अभी बंद नहीं हुआ। पहले तो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के ऊपर हम कोई भी बात के लिए बोल देते थे कि अरे ब्रिटिशों ने ऐसा किया है, वो किया वो किया। अभी तो ब्रिटिश नहीं है, अभी आपके पास संविधान है, और संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि वो पार्टी के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप अपनी भूमिका को नज़रअंदाज कर देते हो। इसका मतलब आपको लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं समझ में है, आपके वोट का आपको मूल्य ही नहीं समझ में आया कि आपके एक वोट जैसे पानी के एक 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 बूंद से घड़ा भरता है, और घड़े से मान के चलो टैंक भरता है, और कई टैंक अगर मिलाया जाए तो एक नदी बनेगी, और नदी से समुद्र बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक बूंद का बड़ा महत्व है, एक एक वोट का महत्व है। और जितने भी लोग वोट देने का जिनको अधिकार है, उनका बहुत बड़ा एक भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और वो भूमिका होती है कि वो संविधान को लागू करे, संविधान के उद्देश्य को समझे, लोकतंत्र को समझे, और लोकतंत्र के अंदर में उनके अपने महत्व को समझे। क्योंकि लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान प्रदान करने का काम करता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रोग्रेस करने के लिए एक वातावरण देता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए संविधान काम करने की बात करता है। लेकिन काम कब होगा, लागू कब होगा? जब वो पब्लिक, वोट देने वाली पब्लिक, उस लोकतंत्र के अंदर में जो पब्लिक है, वो पब्लिक अवेयर हो, वो समझे कि केवल संविधान लिखने से या संविधान को लिख दिया और दे दिया किसी के हाथ में तो अब संविधान के अनुसार काम होगा, ऐसा नहीं है। अब भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि अब ब्रिटिश नहीं है। अब जो सत्ता के अंदर हम जिन लोगों को भेज रहे हैं, अगर वो संविधान के विरोध में काम करते हैं, न्यायपालिका के अंदर में जो जजेस है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में न्याय देते हैं, या जो मीडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ भी लिखना शुरू करता है, या पब्लिक स्पीकर है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ भी बोलना शुरू करता है, तो उसके लिए प्रतिबंधनात्मक है। और वो कब बंधनात्मक होगा? जब पब्लिक जागृत होगी। नहीं तो पब्लिक ही अगर गलत का समर्थन करने लग जाए तो फिर लोकतंत्र बचेगा किधर? लोकतंत्र है किसके ऊपर डिपेंड? वो पब्लिक के ऊपर है। तो पब्लिक के प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों का चुनाव, और चुनाव के माध्यम से जो पार्टी बनती है, एक संगठन जो बनता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो संगठन संविधान के अनुसार से चले, इसके लिए
पब्लिक की जागरूकता, ये बड़ा काम है। तो संविधान लागू होने से ही कुछ नहीं होता है, वो तो शुरुआत है। और महती भूमिका निभाने का जो काम है पब्लिक को करना है कि उसको पता होना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार क्या है और संवैधानिक कर्तव्य क्या है, और संवैधानिक अधिकार संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का और प्रोग्रेसिव बनाने का काम किसको करना है? जनता को करना है। ये जो लोकतंत्र के अंदर में जो पब्लिक है, इनका जागरूक होना और जागरूक होकर उनको विचारवान भी होना जरूरी है, और विचारवान होकर उनको इस लोकतंत्र को प्रोग्रेस के लिए और सुरक्षित रखने के लिए काम करने के लिए, इस लोकतंत्र के लिए जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं या जो खतरा निर्माण करने का काम करते हैं, उन उन बातों को भी दूर करना होगा, उन विचारों को भी दूर करना होगा और लोकतंत्र को स्थायी और मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। ये सब जागरूक और विचारवान पब्लिक का कार्य है। तो जागरूक और विचारवान पब्लिक का होना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोकतंत्र के मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कोई भी विधेयक लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, उस पर डिबेट और डिस्कस हो पूर्ण तरीके से। डिबेट डिस्कस होने के बाद विपक्ष भी अपनी बात रखे, और बात रखने के बाद में उसकी अमल बजावनी, मतलब उसका अमल भी ढंग से होना जरूरी है। और ढंग से अमल करने के लिए क्या जरूरी है कि जो सत्ता पक्ष है वो ऐसा नहीं कि अपने लोगों को फायदे के लिए सारी योजनाओं को लागू करे और दूसरे जनता का ध्यान ही नहीं रखे। तो उसके लिए भी विपक्ष की ज़रूरत होती है। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष देखभाल करता है कि ये जो योजनाएं हैं, जो नियम हैं लागू किए, ये पब्लिक के हित में है कि पब्लिक के अहित में है। सबसे पहले अगर पब्लिक के हित में है तो लागू किए जा सकते हैं, और देश के हित में है लागू किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि देश और पब्लिक को ध्यान न रखते हुए कोई भी नियम अमल में ले आए और उसी नियम को लागू करने के लिए बगैर डिस्कस डिबेट किए ही कोई कायदा पास कर लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करते हैं तो समझ जाओ कि ये लोकतंत्र के विरोध में है। तो कोई भी कानून का निर्माण करना, उसकी अमल बजावनी और उसको कार्य में रूपांतरित करने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बहुत ज़रूरी है, ताकि निष्पक्ष तरीके से लाभ सभी लोगों को मिले। ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड लोगों को लाभ मिले और लिमिटेड लोग फ़ायदा उठा के चले जाए लोकतंत्र का और बाकी पब्लिक देखती रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो तानाशाही जैसे काम करेगी। सत्ता पक्ष तानाशाही जैसे कैसे काम करेगी? क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे बोलने वाला कोई है ही नहीं, अब तो मैं ही राजा हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो कुछ भी करने वाली भावना है तो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी के अगेंस्ट में जाके वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ज़रूरी है मजबूत विपक्ष की, और मजबूत विपक्ष होना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रिकॉग्नाइजेशन है जो विपक्ष का रिकॉग्नाइजेशन, उसकी सुविधा भी सारी चीज़ें हैं उसको। तो एक मजबूत विपक्ष का लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत बड़ी भूमिका होती है, और उस योगदान को और भूमिका को भूलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पक्ष का मतलब क्या होता है, किसी पार्टी का मतलब क्या होता है, पार्टी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर बाबा साहब ने बड़े संक्षेप में कुछ विचार रखे हैं। तो पक्ष का मतलब होता है कि वो होता है कि सैनिक जैसा होता है, ऐसा वो कहते हैं। और उसका जो लीडर होता है वो एक सर सेनापति जैसा होता है, सेनापति जैसा होता है। जो लीडर होता है उसकी एक बड़ी भूमिका होती है, और उसके अंदर एक संगठना होती है। और संगठना के साथ में क्या होता है, सभासद होते हैं, सभासद के साथ में उनकी मूलभूत योजना होती है, प्लानिंग होती है कि क्या। फिर उसमें डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन अनुशासन वगैरह जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर में शामिल होती है। और उसका एक ध्येय होता है और एक तत्वज्ञान होता है, उसका एक धोरण होता है। धोरण का मतलब है कि उसकी कार्यशैली होती है और उसके कार्यक्रम होते हैं कि हमको क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करना है, उसके कार्यक्रम बाकायदा होते हैं। और राजकीय दावपेच अर्थात जो ध्येय उसके सिद्ध करने के लिए, उसको करने के लिए किस बात
को कैसे लागू करना है इसकी प्लानिंग। और सीधी भाषा में अगर बात की जाए तो विशिष्ट जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, उद्देश्य उससे प्रेरित होकर मतदार यानी मत देने वाले लोगों का एक संगठन ही पक्ष होता है। लोगों का एक विशिष्ट ध्येय के लिए, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना है, लोकतंत्र की सही ढंग से स्थापना करना है, तो उसके लिए मतदारों ने एक निर्माण की हुई संगठन एक पक्ष होता है, यानी पार्टी होती है। तो पार्टी का मतलब क्या होता है कि पार्टी का मतलब होता है कि विशिष्ट ध्येय, मतलब विशिष्ट ध्येय यानी बड़ा ध्येय, बहुत बड़ा ध्येय, उसको उससे प्रेरित होकर मतदार जिनको मत देने का अधिकार है, ऐसे लोगों ने जो संगठन तैयार किया है वही पक्ष या पार्टी होता है। तो पार्टी किसे कहेंगे? पार्टी वो होता है किसी उद्देश्य के लिए काम करने वाले। केवल इसके लिए नहीं कि किसी एक आदमी ने बना दी पार्टी और बोले कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ और किसी से तालमेल कर रहा और 10-20 लोगों को लेकर बता रहा, तो ऐसा नहीं। जिसका ध्येय अगर ढंग का ध्येय नहीं हो तो वो कोई पार्टी नहीं होती, वो तो केवल दलाली हो सकती है कि भाई यहाँ से पैसा ले लो, वहाँ से ले लो, यहाँ से खा लो, वहाँ से खा लो। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को नेता कहते हो लेकिन नेता होते नहीं हैं, और कहते हैं कि पार्टी है, लेकिन जो ना एक विधायक चुन के लाते हैं ना एक पार्षद बना पाते, तो वो कोई पार्टी या संगठन नहीं है। पार्टी का मतलब है कि ऐसा विशिष्ट ध्येय। तो बाबा साहब का ध्येय क्या था? बाबा साहब का ध्येय था कि लोकतंत्र की स्थापना करना, समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की स्थापना करना। और वो बड़े ध्येय के लिए वो पार्टी की तैयारी कर रहे थे कि आर्थिक उन्नति और सामाजिक समानता, ये बड़े उद्देश्य थे। सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति, तो इकोनॉमिक ढंग से जो लोग पिछड़े हुए उनको आगे लाना, उनको सुख सुविधाओं की उपलब्धता करवाना, और समाज के अंदर एक सम्मान की स्थापना करना। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये जो ऊंच नीच, जो भी दंगे फसाद है, इसको सब समाप्त करके एक शांति प्रिय शासन की स्थापना, लोक व्यवस्था की स्थापना करना, एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करने के लिए वो पार्टी की स्थापना करना चाह रहे थे। तो बाबा साहब का बिग गोल था, मतलब बिग यानी बिग ड्रीम। तो बड़ा उद्देश्य और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना उनका ध्येय था। तो इसीलिए वो भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यह स्थापित करना चाह रहे थे। और इस प्रकार का पक्ष यानी पार्टी कि उसका तत्वज्ञान और उद्दिष्ट पूर्ति करने के लिए मतदार यानी जनता, मत देने वाली जो जनता है, इनका एक संगठन बनाना, और ये संगठन या पार्टी कैसे काम करेगी? पहले तो पार्टी की स्थापना करनी है, पक्ष की स्थापना करना है, और संगठन को बढ़ाने के लिए कार्य करना, मेहनत करना, और पार्टी का प्रचार प्रसार करना, उसका ध्येय यानी उद्देश्य को धारण करके, उसके तत्वज्ञान को धारण करके प्रचार प्रसार करना, ये पहला कार्य करना होगा। जो पक्ष है, पार्टी है, उसके तत्वों को, उसके विचारों को प्रचार प्रसार करना किसके माध्यम से? समाचार पत्र के माध्यम से, सभा सम्मेलनों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से, वाङ्मय लेखन के माध्यम से, अनेक प्रकार से उसका प्रचार प्रसार करना। और आज के डेट में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबके माध्यम से प्रचार प्रसार करना। आगे वे कहते कि पार्टी के जो सभासद हैं, इनके माध्यम से संयुक्त राजकीय आंदोलन एवं राजकीय कार्य करने के लिए निवडणुका मीन्स चुनाव को लड़ने का काम भी करना होगा। राजकीय चळवळ, राजकीय आंदोलन भी करने होंगे और चुनाव को लड़ना भी होगा। तो आगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ध्येय उद्देश्य क्या होंगे और क्या रहेंगे, इस पर बाबा साहब ने जो बड़ी बातें बताई है, जो महत्वपूर्ण है, उसको हम समझते हैं। उसके पहले हम भारतीय संविधान का जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, उसको हम समझेंगे। तो प्रस्तावना के अंदर क्या है? हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को यदद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते मतलब खुद को हम अर्पण करते हैं, मतलब खुद इसको मानेंगे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये संविधान कुछ ही लोगों को फायदा देने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संविधान के प्रस्तावना के अंदर ही सब कुछ है कि हम भारत के लोग, हम मतलब पूरे भारत में जो रहने वाले लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि ये अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, प्रभुत्वशाली रहेगा, इस पर किसी दूसरे देश का दबाव नहीं रहेगा, किसी दूसरे इसका नहीं रहेगा। ये अपने आप में एक स्वतंत्र कंट्री होगी। और कैसी होगी? समाजवादी होगी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद मतलब सामाजिकवाद, ऐसा राज्यवाद्य नहीं, समाजवाद, समाज मिलजुल कर, निरपेक्ष रहेंगे किसी भी धर्म। ये जो संविधान का कोई धर्म नहीं होगा कि भाई ये कोई बोले हिंदू धर्म का संविधान है, इस धर्म का, उस धर्म, ये धर्म निरपेक्ष रहेगा। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, गण का शासन, गणराज्य, लोकतांत्रिक के अनुसार चलने वाला गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक भी न्याय मिलेगा, आर्थिक भी मिलेगा और राजनीतिक भी न्याय मिलेगा। तीनों न्याय के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की भी स्वतंत्र है, आप विचार स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हो, अभिव्यक्ति बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास, फेथ, आप जो फेथ करना चाहते हो उसमें विश्वास, श्रद्धा है, जिस चीज़ को आप श्रद्धा करते हो उसकी श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा सबको प्राप्त होगी और अवसर सबके लिए उपलब्ध रहेगा। अवसर की समता, ऐसा नहीं कि किसी जाति, भेद, वर्ण के कारण किसी को अवसर से ये नहीं किया जा सकता है। प्रतिष्ठा सब इंसानों की प्रतिष्ठा रहेगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए, है ना, प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और सबके अंदर में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की जो देश है उसकी एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ये एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता है मैत्री, उस प्रकार की मैत्री बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में, अपनी संविधान सभा में इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत, यदद द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, मतलब हम इस संविधान के अनुसार चलेंगे। ऐसा इस प्रिम्बल्स का मतलब प्रस्तावना का जो कहना है वो बहुत बड़ा है, व्यापक है। अभी कुछ लोग जैसे मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, बोलते हैं कि ये कुछ ही लोगों के भलाई के लिए लिखा गया संविधान है, तो उनको ये प्रस्तावना पढ़ना चाहिए। ये प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उनकी जो बुद्धि है वो व्यापक हो जाएगी, क्योंकि अभी लोग इधर से उधर से बातें सुन के कुछ भी बोलना शुरू करते हैं संविधान के अगेंस्ट में। संविधान अपने आप में परिपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट बातें इसके अंदर में है। प्रस्तावना के अंदर से ही सब चीज़ें समझ में आती है। तो भारतीय राज्य घटने के अंदर में जो प्रस्तावना के अंदर जो ध्येय उद्देश्य है, वही उद्देश्य रिपब्लिकन पार्टी अपने व्यवहार में लाएगी, ये बाबा साहब कहते थे। तो
पार्टी का क्या मतलब होगा, किस तरह से काम करेगी? ये पार्टी करेगी कि सभी भारतीयों को न्याय मिलेगा, सब भारतीयों को न्याय के लिए। तो न्याय भी कैसा? समानता वाला, समान न्याय। उसमें ये नहीं कि किसी के साथ में न्याय के मामले में ये किया जाएगा। और सभी भारतीयों को ये हक है कि वो अपना न्याय प्राप्त करे। और इस देश के अंदर में जहाँ समानता नहीं है, उस स्थान पे समानता लाने के लिए पक्ष ने पार्टी झटेगी मतलब है कार्य करेगी। कैसा कार्य करेगी? कि वे उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करेगी जहां पे समानता को नकारा जाता है, और उसके लिए वो एक इकट्ठा आकर काम करेगी। प्रत्येक इंसान का एक दायित्व है कि वो सुखी रहे, और सुखी रहे कि अपने उद्धार के लिए वो कार्य करे। और कार्य करने के लिए उसको संधि यानी अवसर की प्राप्ति होगी। और शासन संस्था जो स्टेट है, ये साध्य जो है उसके लिए साधन क्या है? स्टेट है, मतलब राज्य है। राज्य यानी देश है। उस देश के अंदर में वो अपना ध्येय प्राप्त कर सकेगा, उसको वो ध्येय प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। उसी प्रकार देश के अंदर में जो बांधव लोग हैं, मतलब बांधव का मतलब मैत्री वहां रहने वाले लोग जो अपने हक अधिकार के लिए शासन संस्था के माध्यम से जो अधिकार है उसका संरक्षण करने के लिए नागरिकों के अंदर धार्मिक, आर्थिक, राजकीय स्वातंत्र्य होना चाहिए। ये पार्टी की यानी पक्ष की भूमिका रहेगी। वो मानेगा कि इस देश के अंदर में जो अधिकार है शासन संस्था के द्वारा, जो अधिकार प्राप्त है स्टेट के द्वारा, जो अधिकार प्राप्त है उसका संरक्षण करना, प्रत्येक नागरिक के धार्मिक, आर्थिक, राजकीय रूप से स्वतंत्रता का निर्माण होना और उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, ऐसी इस पक्ष की भूमिका रहेगी। प्रत्येक जो नागरिक है इसको अवसर की समानता होना और समानता प्राप्त करने के लिए ये पक्ष झटेगा, मतलब कार्य करेगा। और जिन लोगों को अपने उद्धार की संधि नहीं मिल रही हो, अवसर नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये पक्ष कार्य करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ आवश्यक बातें होती हैं और कुछ डर भी होता है। तो उस डरों से मुक्ति दिलाने के लिए, यानी किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो उस अत्याचारों की मुक्ति दिलाने के लिए, और मुक्ति किस प्रकार? शासन के माध्यम से, और मुक्ति दिलाने के लिए जो पक्ष है, पार्टी है, ये काम करेगी। ये वाली जो पार्टी रहेगी, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व, ये निर्माण करने के लिए काम करेगी। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ, अथवा एक राष्ट्र का, एक देश का दूसरे देश के साथ होने वाली जो दड़पशाही या परतंत्रता या उसके तरफ से जो हनन होता है, उस हनन को वो रोकेगी। मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर अन्याय करता है, एक दूसरे ऊपर अन्याय करता है, या एक देश दूसरे देश पे अन्याय करता है। इस स्थिति में ये पार्टी
वहाँ पे आवाज़ उठाएगी, उसको रोकने के लिए काम करेगी। और व्यक्ति क्या होता है कि समाज के लिए भलाई की दृष्टि से जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम शासन पद्धति मानी जाएगी और माननी चाहिए। ऐसी भूमिका और श्रद्धा इस पार्टी की या पक्ष की रहेगी। व्यक्ति और समाज इन दोनों के भलाई के लिए और भलाई के दृष्टिकोण से संसदीय राज्य पद्धति यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, ये सर्वोत्तम और अच्छी राज्य पद्धति यानी राज्य करने की, शासन करने की अच्छी पद्धति है। ऐसी इस पक्ष की श्रद्धा रहेगी और इस श्रद्धा को बरकरार रख के उसको बढ़ाने के लिए पार्टी काम करेगी। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो ध्येय है वो ध्येय और कुछ नहीं, वो है प्रस्तावना के अंदर, संविधान की प्रस्तावना के अंदर में जो लिखा है प्रीएम्बल प्रस्तावना, वही उसका ध्येय है और उसको स्थापित करने के लिए वो काम करेगी। इसके अलावा बाबा साहब ये मानते थे कि जब पार्टी तैयार होगी तो उसके अंदर में जो नेता है उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया जाएगा और ट्रेनिंग स्कूल के अंदर में जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे वो ज्ञानवान होंगे, वो बताएंगे कि स्पीच कैसा करना है, किसी मुद्दे को कैसे उठाना है, लोकसभा के अंदर उसको कैसे रखना है, राज्यसभा में कैसे रखना है, विधानसभा में कैसे रखना है, किस पर क्या भूमिका लेना चाहिए, राज्य घटना की जानकारी, संविधान की जानकारी, उनको एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब ऐसा कि वो व्यक्ति वहाँ पे जाके अपनी बात को रख सके, दमखम से रख सके, पब्लिक के सामने आके उनको स्पीच कैसे करना है, क्या करना है, ये सब उस ट्रेनिंग के अंदर में बताया जाएगा और ताकि वो उत्कृष्ट ढंग से, अच्छे ढंग से अपना वक्तव्य रख सके और एक प्रभावी आकर्षक वक्तृत्व कला सिखाने का काम ट्रेनिंग स्कूल करेगा। और इस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना भी उन्होंने की थी और उसको कुछ समय तक शासर रेंगे साहब इन्होंने शुरुआत भी की थी और बाबा साहब उसको देखने के लिए आने वाले थे कि ये संस्था का काम कैसे चल रहा है, लेकिन उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि ये जो संस्था थी ये मुंबई के अंदर चल रही थी और बाबा साहब तब दिल्ली में थे। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि इस विद्यालय में जो लोग आए वो लायकी के लोग हों, मतलब लायक रहे, वो ऐसे नहीं कि कुछ भी आकर भर गए, ऐसा नहीं, वो कर्तव्यवान हो, कर्तव्य को पालन करने वाले हो। और उनका जब वो सभा गृह में जाए तो उनकी जो बुद्धि सौम्य और तीक्ष्ण तर्क बुद्धि होनी चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए और सदन को वो मंत्रमुग्ध करे, ऐसी बातें बोले और अपने वक्तृत्व से लोगों को प्रभावित करे। क्योंकि जो प्रतिनिधि है ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के जो समस्या के प्रश्न है वो उसमें उठाए और उसका निराकरण भी दे। विचार शक्ति उसकी बहुत बड़े दर्जे की होना चाहिए। तो ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल की भी उनकी स्थापना की बात थी, ताकि वे राजकारण, अर्थशास्त्र और जो कामगार संगठनाएं, अंदाज पत्रक है, संसदीय कार्य पद्धति के नियम, जो आवश्यक विषय है उसमें वक्तृत्व कला, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखने वाले थे और इसका संचालन वे खुद करने वाले थे। लेकिन दिसंबर 1956 को ही उन्होंने उस पर व्याख्यान भी देने का सोचा था, लेकिन अचानक उनका देहांत हो गया और देहांत होने के कारण जो
विद्यार्थी थे जो राजकारण में आना चाहते, जो बाबा साहब से ट्रेनिंग लेना चाह रहे थे, वो नहीं आ पाए। तो बाबा साहब ने एक भूमिका करके रखी है कि पार्टी का क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो मेन महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब ने रिपब्लिकन के संबंध में बताई। तो अभी कुछ लोग जो बाबा साहब को नहीं समझ पाते हैं, तो वो ऐसा समझते हैं कि बाबा साहब मतलब एक छोटी मोटी पार्टी ऐसे बनाना चाह रहे होंगे। ऐसा नहीं है। बाबा साहब एक देशव्यापी पार्टी की स्थापना कर रहे थे, और उस पार्टी का जो मेन जो ऑब्जेक्ट था कि संविधान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, संविधान को सही ढंग से लागू करने के लिए, जो गणतंत्र लोकशाही वाली जो शासन पद्धति है उसको ताकत देने के लिए, और लोगों को उसके अंदर सम्मिलित करने के लिए, ये भावना निर्माण करने के लिए कि आपका वोट बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लोकतांत्रिक देश है। राजतंत्र और लोकतंत्र में यही अंतर होता है। राजतंत्र में राजा की हुकुमशाही चलती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर में लोगों के मत चलते। लोग जिधर मत देते हैं वो पार्टी चुनाव में जीतती है। और मत बनाने का काम कौन करता है? वो प्रचारक करते। तो ऐसी लीडरशिप तैयार करना कि जो लोगों के मत को डाइवर्ट करे और ऐसा बनाए कि जो विन विन सिचुएशन वाला, एक दूसरे का उद्धार करने वाला हो। क्योंकि जो संविधान का जो ऑब्जेक्ट है, संविधान के ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये जो देश होगा कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब सामाजिक रूप से संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न होगा। वो कोई उसको गुलाम नहीं कर सकता। किसी को ऐसा नहीं कि कोई उसको सौंप देगा कि भाई ये धर्म का शासन करो, वो धर्म का शासन करो, नहीं ऐसा करो। अभी कुछ लोग ऐसे आते हैं ना कि जो संविधान के अगेंस्ट में बात करते हैं कि भारत को इस धर्म का राष्ट्र बनाओ। और कभी कभी तो कोई संसद भी अपनी स्पीच में बोल देता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं हुई है उसकी। वो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी नहीं, वो मॉरलिटी के अगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के अगेंस्ट में व्यक्ति बात कर रहा है। वो बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने ऐसा एक मतदार तैयार करके रख दिया है कि जो उसको वोट देता है, वो समझता है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये मुझे वोट देंगे, तो वो इसके लिए ऐसा बोलता है। तो पहले विचार तैयार किए जाते लोगों की। तो ये जो प्रचार माध्यम है, इसका बहुत बड़ी भूमिका है कि प्रचार माध्यम, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे व्याख्यानें हो, चाहे ट्रेनिंग्स हो, चाहे ट्रेनिंग स्कूल हो, तो इनकी एक लोगों के विचार तैयार करने की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए प्रचार प्रसार माध्यम का काम जो लोग कर रहे हैं, जो सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो लोग चाहते हैं कि संविधान लागू हो, ढंग से संविधान के रूप में काम हो, तो संविधान के जो लोग प्रशंसा करते हैं, जो लोग संवैधानिक रूप से इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते, ऐसे संस्थाओं को इकट्ठा आके संविधान लागू करने के लिए काम करना चाहिए। अभी लोग ये मानते हैं कि हमारा संविधान तो लिख दिया गया है ना, अब संविधान के अनुसार शासन चलेगा। ऐसा नहीं है। संविधान एक ऐसी चीज़ है कि वो एक किताब है संविधान, लेकिन उसमें लिखी हुई जो बातें हैं, वो जो बातें जब अमल में आएगी तो संविधान अमल में आएगा। लेकिन वो जो लिखी हुई बातें हैं उसका अमल बजावनी करने की जब बात आती है, और अगर अमल नहीं होता है और वो कहते हैं कि नहीं हम तो धर्म के अनुसार शासन करेंगे, हमें पता चलता है कि जब धर्मनिरपेक्षता की बात है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात है, तो फिर एक धर्म को विशेष मान्यता देखे हमारा कोई पुढ़ारी, वो ये नहीं कह सकता कि उसको बढ़ावा देने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसको धर्मनिरपेक्ष ही रहना होगा। उसको धर्मनिरपेक्ष सभी एक जो पदों पे, शासन के पदों के अंदर जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो नेता है, उनका दृष्टिकोण इतना ही होना चाहिए कि हम भारत के लोगों के कल्याण के लिए यहाँ बैठे हुए, हम उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, उनको अवसर प्रदान करने के लिए। तो वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। तो निष्पक्ष रूप से कैसे होगा? वो जब धर्मनिरपेक्ष होगा। नहीं तो किसी विशेष धर्म का चोला ओढ़ के अगर वहाँ बैठा है तो बोलेगा नहीं मेरा ये धर्म बढ़ाना चाहिए, तो फिर संविधान का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। संविधान का
ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ना गणराज्य की स्थापना हो रही है, ना गणराज्य की स्थापना हो रही, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कब मिलेगा? सामाजिक आर्थिक न्याय कब मिलेगा? जब मिलेगा जब की पोस्ट पे बैठने वाले लोग संविधान को समझेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता कब होगी? जब व्यक्ति उस लेवल पे अपने आप को समझेगा, वो समझेगा कि भाई विचार का भी कोई महत्व है, अभिव्यक्ति जो मुझे संविधान ने अभिव्यक्ति करने की जो स्वतंत्रता दी है, विश्वास और फेथ, जो मैं फेथ करना चाहता हूँ, जो मैं विश्वास करना चाहता हूँ, उसकी स्वतंत्रता दी है। और प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने की क्षमता है, मैं प्रतिष्ठा भी अपने आप में अपना मूल्य बढ़ा सकता हूँ, अवसर, मुझे बहुत सारा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी बना सकता हूँ, सांसद बन सकता हूँ, प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, बना सकता हूँ, और संगठन तैयार कर सकता हूँ। तो बहुत अवसर वाला देश है ये ऐसा नहीं है कि उसने मेरे लिए ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं है। ये अवसर वाला देश है। वो अवसर का निर्माण करने के लिए एक मतदार लोगों ने जिनको मत डालने का अधिकार है, तो जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो समता, बंधुत्वता और न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, उन लोगों को बाबा साहब के विचारों के अनुसार एक संयुक्त मोर्चा का गठन करने की जरूरत है। अभी पार्टियां बहुत सारी हो गई, छोटी छोटी, लेकिन छोटा छोटा करके आप वोट को ये करते हो। उसके अलावा निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईवीएम की जो बैलेट पेपर जो निकलते हैं उसके 100% गिनती की ज़रूरत है। एक 100% गिनती की ज़रूरत है। और यहाँ तक है कि ट्रांसपेरेंसी, अगर चुनाव करना है तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। बहुत सारे देशों के अंदर ईवीएम बंद है, तो भारत के अंदर से भी ईवीएम गायब होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर में वोट का बहुत बड़ा पावर है। तो वोट के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए चुनाव आयोग को भी काम करने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग अगर काम नहीं करता है तो उसके लिए मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, और मजबूत विपक्ष की भूमिका आज के डेट में कौन निभाएगा? ऐसी पार्टी, कौन सी पार्टी होगी? तो ये जो संविधान के अंदर में जिनको विश्वास है और जो संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक संयुक्त दल गठित होकर इस शासन सत्ता के लिए काम करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी अगर संविधान के अगेंस्ट में बात करता है, संविधान को बदलने की बात करता है, लोकतंत्र को बदलने की बात करता है, बोलता है कि राज्य तंत्र आना चाहिए, ऐसा कुछ भी आता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ख़त्म करो, क्योंकि लोकतांत्रिक जो पद्धति है सबसे अच्छी पद्धति है। क्योंकि कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका सम्मान नहीं हो? हर व्यक्ति चाहता उसका सम्मान हो। तो हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति चाहता कि मेरा ओपिनियन सुना जाए। तो लोकतंत्र के अंदर ये है, ये आपका ओपिनियन है कि आपको वोट देने का अधिकार है, तभी तो आपका ओपिनियन सुना जा रहा है, आपको सम्मान दिया जा रहा है। तो आप सम्मान के लिए, अपने अवसर के समानता के लिए, न्याय के लिए जो शासन पद्धति है वो संवैधानिक रूप से है, तो इसको मानना। तो व्यक्ति की गरिमा, तो ये संविधान क्या है? व्यक्ति की गरिमा को प्रदान करता है। इस देश का हर एक नागरिक गरिमामय हो जाएगा, अच्छा उन्नतिशील हो जाएगा। तो देश तो उन्नतिशील होना ही होना है। और राष्ट्र में एकता और अखंडता, ऐसा नहीं कि राष्ट्र को एकता विखंडित कर रहे हैं, उसका बंधुभाव खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो उसकी एकता, अखंडता और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, इस संविधान को अंगीकार किया। तो ये संविधान क्या है? संविधान बहुत व्यापक है, इसका दायरा बहुत व्यापक है, इसको समझने की ज़रूरत है, और इसके अनुसार चलाने वाली पार्टियों का निर्माण करने की ज़रूरत है। और ऐसी पार्टियों को इकट्ठा आके संयुक्त मोर्चा बना के एक प्रोग्रेसिव इंडिया, एक उन्नतिशील इंडिया, उन्नतिशील भारत बनाने के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि कुछ देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, और कुछ देश है कि लोकतंत्र स्थापना के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी जैसे म्यांमार है, वहाँ पे सैनिक अपना शासन स्थापित करना चाह रहे हैं, और आंग सान सू जो है वहाँ के जो नेता है वो चाह रहे कि लोकतांत्रिक रूप से सत्ता चले। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं मतभेद उभर के सामने आते हैं, और मतभेद में क्या होता है कि एक पक्ष बहुत तगड़ा हो जाता है। तो ये बाबा साहब को पता था कि लोकतंत्र स्थिर रखने के लिए केवल संविधान ही काफ़ी नहीं है, संविधान को मानने वाले
संविधान को समझने वाले सुशिक्षित लोगों का भी ज़रूरी है, और सुशिक्षित लोगों का निर्माण करने के लिए विशेष ट्रेनिंग स्कूलों की भी ज़रूरत है। और ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना उस प्रकार से पार्टी की स्थापना और पार्टी को स्थापित करके उस प्रकार से उम्मीदवारों को खड़ा करना, उम्मीदवारों को चुनाव करके लाना, उनको लोकसभा राज्यसभा में भेजना, विधानसभाओं में भेजना, शासन के अंदर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रखना। अगर सत्ता में नहीं भी जा पाए तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते सत्ता के अंदर भी एंट्री करना और सत्ता को भी प्राप्त करना। तो ये सत्ता भी प्राप्त करने का मूल मंत्र है। तो इसके लिए सबको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करके एक उन्नतिशील भारत, समृद्धशाली भारत निर्माण करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो बाबा साहब का उद्देश्य तभी पूरा होगा। आरपीआई वो करना चाहते थे, तो आरपीआई के उद्देश्य बाकी जो हमारे बहुजन, जो संविधान वाले मानने वाले जो दल है, जो संविधान को मानकर उसके अनुसार काम करने वाले दल है, वो बाबा साहब के ऑब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए काम करें। और जो बाबा साहब के ऑब्जेक्ट को सब लोग जो ध्यान रख के काम कर रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठा आके काम करें और एक मजबूत विपक्ष का निर्माण करें। मजबूत विपक्ष के साथ साथ में वो सत्ता के अंदर जाए, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले, और बागडोर हाथ में लेके इस संविधान को लागू करने के लिए काम करे, और एक बंधुभाव बढ़ाने के लिए काम करे, लोगों का अवसर निर्माण करने के लिए काम करे, उद्योग धंधे को अच्छे से प्रस्थापित करने के लिए काम करे, न्याय व्यवस्था ढंग से सुचारू रूप से लागू करने के लिए काम करे, लोगों को विकास करने के लिए काम करे, अच्छी शिक्षा पद्धति, अच्छे वो इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छी बहुत बड़े भूमिका के अंदर में भारत का एक ऐसा समृद्धिशाली राष्ट्र देश बनाने के लिए काम करे। केवल ये देश को किसी धर्म का राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति का राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, और उसकी पूर्ति के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो इसके व्यापक दृष्टिकोण को बनाकर रखने के लिए भारत की स्वतंत्रता को अखंड रखना और अमर रखना, ताकि हम एक समृद्धिशाली देश के अंदर हमारी पीढ़ियाँ खुशी मनाए, आनंद मनाए, और प्रोग्रेस सब लोग करते हुए अपना उद्धार करें, लोगों का भी उद्धार करें, और अपना, लोगों का, देश का उद्धार करने के लिए काम करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।